हेलो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 15 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। दिस इज करंट अफेयर विद पूजा सिंह। 10 एमसीक्यूज में से कितने आपको आते हैं, ये आज आपको देखना है और आपको मुझे बताना है कमेंट्स में कि 10 एमसीक्यूज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें से कितना आप पहले से जानते थे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कौन से शहर में, कौन से वेन्यू में ये स्टार्ट हुआ है, यानी कौन से स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। तो देखो, टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच का जो गेम है 2026 में, उसका 22वां एडिशन होने वाला है और ये त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे जो मॉस्कट लॉन्च हुआ है इस गेम का, यानी 22वें नंबर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस का, वो है मयूर यानी कि मोर, पीकॉक, जो कि भारत का राष्ट्रीय बर्ड भी है। और देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसको, ये कब से कब तक होगा। तो 27 जुलाई से ये 2 अगस्त तक चलने वाला है त्यागराज स्टेडियम में। इसको कर कौन रही है, इसको कर रही है भारत के अंदर जो हमारी दिल्ली सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट, प्लस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का भी। 1926 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली ही है। कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ आपने बहुत सुना होगा। कॉमनवेल्थ नेशंस वास्तव में 56 देशों का एक वॉलंटियर एसोसिएशन है। वैसे तो बोलने का ये वॉलंटियर एसोसिएशन है, बट इसके मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज़ हैं वो पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, है ना। लेकिन कुछ बाद में ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटेन के अंदर गुलामी में पीरियड्स में नहीं रहे, बट वो कॉमनवेल्थ का मेंबर्स हैं। लेकिन एक टाइम पे कॉमनवेल्थ उसी प्राइड को प्रेजेंट करता था, ब्रिटिश हेडशिप का प्राइड था। लेकिन अब चलिए बात करते हैं, जो ऑफिशियल नेम है कॉमनवेल्थ नेशन है। पहले नाम हुआ करता था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। 1931 में ये ऐसे इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बट जो मॉडर्न कॉमनवेल्थ है वो 1949 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है, लंदन डिक्लेरेशन के बाद। ये आपका रखना, जो किंग चार्ल्स 3 हैं वो हेड है कॉमनवेल्थ के। मतलब जैसे ब्रिटेन के अंदर जो किंगशिप होती है वही हेड होते हैं एक्चुअल में, वैसे ही कॉमनवेल्थ के आज भी हेड जो है वो ब्रिटिश है। तो अब देखो, ब्रिटिश इस कॉमनवेल्थ के अंदर 56 देश आते हैं। सबसे बड़ा जो देश है ना एरिया वाइज वो है कनाडा, और सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन वाइज देश है या डेमोक्रेटिक कंट्री है वो है इंडिया। ऐसा तो देखो, जो टैगो हो गए या गैबन हो गए, ये 2 ऐसे देश हैं जो बाद में 2022 में भी इसमें जुड़े हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉमनवेल्थ नेशन की वो है इंग्लिश। मोटो है टुगेदर वी थ्राइव। और जो गेम की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वो 1930 से स्टार्ट हुई है। पहली बार कनाडा में हुई थी। कनाडा की सिटी जो है वो हैमिल्टन में ये फर्स्ट गेम हुआ था, और हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम होता है कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में। और देखो, अभी रिसेंटली मैं बताइए आपको, मोजाम्बिक, रवांडा, गैबन या टैगो, ये सब कंट्रीज़ हैं रिसेंटली जुड़े हैं कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच जीआई टैग एप्रिकॉट वेराइटी फ्रॉम लद्दाख इज बीइंग एक्सपोर्टेड थ्रू लुलु रिटेल्स। लुलु मॉल आपने बहुत सुना होगा, आई होप आप जानते होंगे। तो लुलु रिटेल्स के द्वारा जो जीआई टैग प्राप्त एप्रिकॉट है लद्दाख का, उसे यूएई भेजा जाएगा। उसका एक्सपोर्ट जो है यूएई होगा। अब इसमें से जीआई टैग जो है वो है क्या, तो देखिए यहाँ पे रक्त से कार्पो, नाम याद रखना, रक्त से कार्पो जीआई टैग प्राप्त है लद्दाख की जो खुबानी बोलिए या एप्रिकोट बोलिए, ठीक है। याद रखना है आपको, यूएई में एक्सपोर्ट होगा। कौन करेगा? लुलु जो रिटेल्स है वो करेगी। अब देखो, थोड़ी सी बात करें तो ये एक हॉर्टिकल्चर है। जो खुबानी होती है या एप्रिकॉट है, ये एक हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी है। लद्दाख इसके लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है, बिकॉज़ ये कोल्ड डेजर्ट वाले कंडीशन में होने वाला फल है, और ये हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट में होता है। तो ये याद रखना है आपको। जीआई टैग प्राप्त है रक्त से। देखो, रक्त से जो है वो एक तरह का, मतलब वहाँ की जो लद्दाखी भाषा है या तिब्बतियन पहाड़ी जो भाषा है, वहाँ पे रक्त से का मतलब होता है लाल, है ना। और कार्पो मतलब होता है सफ़ेद, जिसमें वो होते हैं फल के जो गूदे होते हैं, राइट। तो ये रक्त से कार्पो एप्रिकॉट है। लोकल में जो और भी एप्रिकॉट की प्रजाति है, दैट इज़ अ हलमान वेराइटी, है ना। तो ये
उसी का पार्ट है। ये 2 चीज़ें वहाँ पे जो है जीआई टैग प्राप्त है और वहाँ पे फेमस है। हॉर्टिकल्चर है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है लद्दाख के अंदर इनका। यूएई में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। करने वाली बॉडी लुलू है, लेकिन बीच में गवर्नमेंट भी आती है। देखो, गवर्नमेंट के अंदर जो एपिडा है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत के अंदर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, है ना। तो ये बॉडी जो है लुलूस के साथ मिल करके एक्सपोर्ट कर रही है। देखो, जो लुलूस रिटेल है उसका मेनली काम है ना प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, फार्मर से खरीदना है, ठीक है, सप्लाई चेन को देखना है ना। चलिए, थोड़ा एपिडा के बारे में ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एपिडा हमेशा न्यूज़ में रहेगा। स्टैब्लिशमेंट 1986 में हुआ था। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो, जिस बॉडी को संविधान के अंदर कोई बिल पास करके, मतलब संविधान नहीं, पार्लियामेंट में कोई बिल पास करके अगर हम बनाते हैं उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो चूँकि ये एक्ट पास करके, एपिडा एक्ट पास करके बना, तो इसीलिए याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। ये क्योंकि एक्सपोर्ट करना है इसलिए हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, तो याद ही रहेगा हमेशा। और देखो, बात करें तो पहले जो बॉडी होती थी ना एपिडा से पहले, वो होती थी प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट जो है प्रमोशन काउंसिल। तो पहले काउंसिल हुआ करता था, अभी अथॉरिटी है, याद रखना है। देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नलम टीएन पोर्टल के बारे में। कौन से राज्य में इसे लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य पोर्टल है ये, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो सीएम है, न्यूली इलेक्टेड सीएम थलापति विजय, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज वहाँ की काफ़ी फेमस है, उस कॉलेज में इसे लॉन्च किया गया टीएन पोर्टल। ये एक्चुअली में क्या करेगा ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है उसको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा। ये मल्टीपल हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो सिंगल पोर्टल पे आ जाएंगी, जिससे जो वहाँ के पेशेंट है, हॉस्पिटल है या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उन सभी जानकारी को आपस में अच्छे से शेयरिंग कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इवन इससे स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट देखा जाएगा। आपको बता दें एक बात, तमिलनाडु भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं। बिकॉज तमिलनाडु के अंदर जो नीट है ना, उससे पहले क्या होता था कि तमिलनाडु के अंदर जो 12th में अच्छे मार्क्स लाते थे उनको डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो ये एक वहाँ पे था। और जब नीट आया, पूरे भारत के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा जाएगा, तो फिर तमिलनाडु में इसका काफ़ी विरोध हुआ था उस टाइम पे। देखो, इसके अंदर व्हाट्सअप एआई चैटबॉट भी होगा, और इसका जो पूरा फंक्शनिंग है वो तमिलनाडु की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो देखेगी, है ना। इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे वो कमीशंस के द्वारा होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और एक बात बताऊँ आपको, जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है ना, वो एक्चुअली में स्टेट लिस्ट में आती है। तो स्टेट लिस्ट में ही आती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, याद रखना है आपको। चलिए, अब हम बात करें हाँ, लेकिन कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कभी तो सेंट्रल का भी होता है, कुछ हॉस्पिटल्स स्टेट का भी होता है। तो एक्चुअली में हेल्थ केयर जो है वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों के अंदर आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे अपना कार्य करती है, बट मेनली जो होता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। चलिए, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल अभी न्यूज़ में है, रिसेंटली री इंट्रोड्यूस हुई है कौन से क्षेत्र में? तो मतलब ग्रे हॉर्नबिल की पुनः वापसी हुई है कौन से वन में, कौन से क्षेत्र में ये हुआ है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर फॉरेस्ट या रणथंभौर? आंसर है जो क्या, गुजरात का गिर फॉरेस्ट। देखो, जो ग्रे हॉर्नबिल है ना, इसको गुजराती भाषा में ना जो है वो कहते हैं आपके चिलोत्र, या हिंदी में उसे कहते हैं धनेश, धनमार, ठीक है, धन चिरई। तो ये सब हिंदी के नाम हैं, इंग्लिश में ग्रे हॉर्नबिल याद रखना है। देखो, लगभग 60 साल के बाद ये वहाँ पे रिटर्न आई है, गिर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे। और ये आप देखो कि ये जो है ना एक अलग से हॉर्नबिल की एक फैमिली प्रजाति होती है, दैट इज़ आपको ये नाम याद रखना है, बरसाइट, ये याद रखना है बरसाइट, बिकॉज ये फैमिली ग्रुप है जिस फैमिली ग्रुप से ग्रे हॉर्नबिल आते हैं, जिसमें लार्ज बर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। और देखो,
अगर हम बात करें हॉर्नबिल को रीइंट्रोड्यूस करने की, तो ये प्रोग्राम वहाँ पे काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा था, जिसमें 2 फ़ेज़ थे और 40 हॉर्नबिल को उसमें रीइंट्रोड्यूस करना था बेसिकली। पहले फ़ेज़ में 28 बर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, 20-21 में चला था, 2020-21 में। उसके बाद 12 बर्ड्स 2023 में इंक्लूड हुए थे और ऐसा सैटेलाइट के द्वारा ये जो है मॉनिटर किया गया कि 11 मेल बर्ड्स, मेल हॉर्नबिल जो है वो आपकी ब्रीडिंग बिहेवियर या यहाँ पे मूवमेंट या हैबिटेट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग में पाया गया था। देखो 2 मेल जो मतलब आपके हॉर्नबिल हैं, उनका नाम जो है गुजरात के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट जो थे लव कुमार कचार और RS धर्म कुमार सिंह जी के नाम पे ये जो है रखा गया है। तो एज सच ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ग्रे हॉर्नबिल का तो आपको याद रखना होगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यूपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब जितने बुरे से बुरे सपने से आपको डरने लगेगा ना, उतना सारा ये प्रजाति, स्पेसीज, ये बर्ड्स, ठीक है, ये एनिमल्स, उनका साइंटिफिक नेम, उनका हैबिटेट, उनका वगैरह वगैरह वगैरह, इतना कुछ है कि मतलब, और क्वेश्चन बनना ही है वहाँ से, क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आता ही आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो दैट इज़ अ इलाफ्रोपोडा और दूसरा है हार्बोप्रोडा आदि। ये 2 चीज़ें बहुत ही न्यूली डिस्कवर्ड हुई है प्रजाति हैं, याद रखना है। अभी रिसेंट की खोजें, बहुत आर्टिकल्स इस पे भी बहुत नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दैट इज़ अ इलाफ्रोपोडा ट्रिंगुलेट एंड हार्बोपोडा आदि। ये है क्या? अभी नई डिस्कवर्ड प्रजाति है, 2 ही हैं। देखो एक्चुअली में ये सॉलिडेटरी बीज हैं। देखो बीज 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल जो पॉलिनेटर नेस्टिंग मतलब पॉलिनेटर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं सॉलिडरी बीज होते हैं। तो पॉलिनेटर और जो सॉलिडेटरी बीज होते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि सॉलिडेटर जो बीज होते हैं उनकी कॉलोनी बहुत बड़ी नहीं होती, मतलब उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं होती है, वो ग्राउंड नेस्टिंग करते हैं, है ना, और छोटा ही उनका लाइफ साइकिल, लाइफ चीज़ सारी डिफरेंट होती है पॉलिनेटर से। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, पेड़ पे भी मिल जाते हैं, घास में मिल जाते हैं, जंगल में मिल जाते हैं, मिट्टी में भी मिल जाते हैं, समझ गए। तो ये डिफरेंस होता है, इनका बहुत बड़ा कॉलोनी होता है। और ये आपके कहाँ पे मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश किया गया है कहाँ पे, किसके द्वारा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूरोपियन जर्नल जो है टैक्सोनॉमी में पब्लिश हुई है। क्योंकि ये टैक्सोनॉमी ने इसे टच कर लिया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है और आपको याद ही रखना होगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो ये अरुणाचल प्रदेश में 2 जो है आपकी सॉलिडेटरीज बी की नई प्रजाति मिली है। टोटल 55 प्रजाति हैं वैसे तो, है ना, बीज की, जिसमें ये अभी 2 न्यू हैं। और देखो थोड़ी सी हम बात करें जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी में आता है, ये भी एक MCQ बन सकता है। थोड़ी सी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो भारत के द्वारा यूएन में, प्लस UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट के लिए अभी जो है वो प्रयास शुरू कर दिया गया है। ये जो टर्म होगा नॉन परमानेंट मेंबरशिप का, ये कब से कब तक का होगा? तो याद रखना है 2028 से 2029 तक का 2 साल का टर्म होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। UN के अंदर टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरों की संख्या होती है 15, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं वो कंटिनेंट वाइज चूज़ किए जाते हैं, मतलब हर कंटिनेंट से कुछ नंबर्स फिक्स होते हैं। तो 10 का इस तरह से रहता है और उनका वोटिंग मेथड से होता है। बट 5 जो है वो वर्ल्ड war 2 में जो जीते हैं वो नेशन है, एक्सेप्ट हम चाइना की बात करें, क्योंकि जब फॉर्मेशन हो रहा था तो ये इंडिया के हाथ में था कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन सकता है, बट हमारे उदारवादी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चांस चाइना को दे दिया था। तो वो एक अलग विषय है, अलग बात है। लेकिन अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है, कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इंडियाज़ का स्टेप है शांति विज़न। इंडिया ने 2028-29 के टर्म के लिए इस चीज़ को शुरुआत कर दिया। वैसे भारत, आप जानते होंगे UN की जो परमानेंट मेंबरशिप के अंदर चेंजेस की बात है, उसमें भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत चाहता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या में भी बदलाव हो और परमानेंट की जो मेंबर संख्या 5 है जो फिक्स हो गई है उसमें भी बदलाव हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
भारत का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन से राज्य ने जो है एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर दी है? तो वो राज्य है कर्नाटका। भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन चुका है जहाँ पे एआई बेस्ड जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी होगी। इससे होगा क्या, एआई हब जनरेट होगा, स्टार्टअप्स बनेंगे, रिसर्च आएंगी, रिसर्च होंगे, कंपनीज आएंगी। तो ये होगा। आपको पता है हमारा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में ही है, तो आईटी सेक्टर कर्नाटक में बहुत ही है। तो ये एक तरह से गुड न्यूज़ है। और नेक्स्ट बात करें शौर्य विजय यात्रा की, ये आयोजित हो रहा है, कब आयोजित हो रहा है? तो ये कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। देखो हमारे जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनके द्वारा 13 दिवसीय जो है विजय यात्रा स्टार्ट कर दी गई है और मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस किए जाएंगे पूरे भारत में। लगभग 1900 किलोमीटर का जो दूरी है इसे कवर किया जाएगा। ये यात्रा स्टार्ट होगी आपके नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से और लगभग 13 दिनों तक ये चलेगी। 28 राइडर इसमें इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे हम देखेंगे जो कारगिल विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को ये मनाया जाएगा। ये यात्रा कहाँ कहाँ तक जाएगी उसे देखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे जो मोटो है वो है क्या, वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, है ना। इसमें जो चंडी मंदिर वॉर मेमोरियल है, फिर हम देखेंगे रेजांग ला वॉर मेमोरियल और लेह वॉर मेमोरियल। यहाँ पे इन सभी जो वॉर मेमोरियल है उनको टच किया जाएगा। मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर के इधर ये 3 वॉर मेमोरियल, इन्हें भी टच किया जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित थे हमारे सीडीएस, है ना, एनएस राजा सुरमनी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं धीरज सेठ, न्यूली अपॉइंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। अभी मैंने आपको बताया विजय दिवस, इनका वाक्य क्या है, वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। रिवीजन के लिए याद रखिएगा। देखो ये पहले से आप जानते होंगे भूमि पोर्टल के बारे में। तो भूमि पोर्टल के अलावा अभी जो है रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो रेल भूमि पोर्टल लॉन्च की है। तो बस ये दिमाग में रखना है, कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि भूमि पोर्टल पहले से जारी गवर्नमेंट के द्वारा भूमि की रख रखाव मैनेजमेंट का ऑनलाइन व्यवस्था वहाँ पे हो सके, पूरे भारत की भूमि का रिकॉर्ड हो सके, उसके लिए भूमि पोर्टल है पहले से ही। और रेल भूमि पोर्टल सिर्फ रेलवे की जो ज़मीन है उसके लिए है। चलिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फर्स्ट राउंड नेगोशिएशन सफलतापूर्वक भारत ने कर लिया है। कौन से देश के साथ? आंसर है मालदीव। देखो मालदीव की बात करें तो फर्स्ट राउंड हमारा मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी और डिटेल से बात करें तो मालदीव के लिए, नॉट फॉर इंडिया, मालदीव के लिए भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच में 25-26 के अंदर 2025-26 में 771 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो ट्रेड हुआ है। हालांकि पहले कम था, अभी बढ़ा है क्योंकि पहले मालदीव की जो न्यूली गवर्नमेंट आई थी उनको थोड़ा सा अलग से एटीट्यूड हो गया था, इन्फ्लुएंस हो गया था चाइना और पाकिस्तान का। बाद में उनको समझ में आ गया कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखो अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फर्स्ट राउंड सामने आ चुका जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। आगे भी जो राउंड होंगे वो डेफिनेटली सफल होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो दोनों देश की जो बायलैटरल इकनॉमी है, ट्रेड रिलेशंस है, जो मार्केट है ना, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, इन्वेस्टमेंट आएंगे, है ना, प्रमोशन होगा ग्रेटर लेवल पे जो है वहाँ पे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ जो है दोनों कंट्री का वो संभव हो पाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विधायी गौरव यात्रा। तो विधायी गौरव यात्रा कौन से राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य ने इतना बड़ा माइलस्टोन टच कर लिया? तो आंसर है राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे विधायी गौरव यात्रा जो है निकाली जाएगी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित होंगे। 75 ईयर राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने पूरे कर लिए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए कोडेक्स एलिमिनेटर्स कमीशन के बारे में नया क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो कोडेक्स एलिमिनेटर्स कमीशंस किससे संबंधित होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। देखो जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए जान लीजिए कोडेक्स नई नहीं है, कोडेक्स की 49 मीटिंग हुई है और 49 मीटिंग में बातें जो सामने आई हैं पहले हम लोग उसको देख लेंगे। देखो 7 भारत के लिए जो कोडेक्स के गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसे भारत को पूरा करना है, जिसमें
ड्राई कोरिएंडर सीड्स, फ्रेश कड़ी लिप्स वगैरह हैं। भारत ने एक अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डाला था कोडेक्स के अंदर, वो था कैश्यू के बारे में, काजू के बारे में, तो उसे अप्रूव कर लिया गया। ये तो करंट न्यूज़ है, लेकिन जिनको कोडेक्स बॉडी के बारे में नहीं पता उनको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना है। कोडेक्स एक्चुअली में जो वर्ड है कोडेक्स, उसका मतलब होता है फूड कोड, लैटिन वर्ड से। देखो ये बॉडी इस्टेब्लिश्ड हुआ था ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब दोनों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोडेक्स के। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम इटली, याद रखना है। 1963 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी। मेंबर्स कितने हैं? 89 मेंबर्स हैं, जिसमें 188 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। भारत इसका जो है मेंबर है, और भारत की जो फाशी है दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, नोडल बॉडी है इसके अंदर, है ना। तो कोडेक्स के बारे में ये हमने जाना। दिस इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स। Guys, what you have to do, you have to do like, comment and share with your friends. Thank you. Thanks for watching.